चकित। सूर्य आकाश में अपनी यात्रा का लगभग एक तिहाई भाग तय कर चुका था और मई की उसकी स्फूर्तिदायक किरणें उन चट्टानों पर पड़ रही थीं, जो स्वयं भी उसकी ऊष्मा का उत्तर देती हुई प्रतीत होती थीं। हीदर की झाड़ियों में अदृश्य हजारों झींगुर एक निरंतर एकरस गूंज उत्पन्न कर रहे थे, जबकि मर्टल और जैतून के वृक्षों की कांपती पत्तियों से एक लगभग धात्विक ध्वनि निकल रही थी। गरम ग्रेनाइट पर एडमोंड का हर कदम पन्ने के रंग की छिपकलियों को चौंका देता था, और दूर ढलानदार कंकरीली ढलान पर वह उन जंगली बकरियों को देख सकता था जो कभी कभी शिकारियों को इस स्थान तक खींच लाती थीं। संक्षेप में, द्वीप जीवन से भरा और हलचल में था। फिर भी एडमोंड यहाँ स्वयं को ईश्वर के हाथों में पूर्णतः अकेला अनुभव कर रहा था। उसके भीतर एक अव्यक्त अनुभूति जागी, भय के निकट, दिन के उजाले का वह संदेह जो हमें रेगिस्तान में भी यह मानने को बाध्य करता है कि कहीं न कहीं जिज्ञासु आंखें हमें देख रही हैं। यह अनुभूति इतनी तीव्र थी कि जैसे ही वह काम आरंभ करने वाला था, एडमोंड रुक गया, गैंती नीचे रखी, बंदूक उठाई और द्वीप की सर्वोच्च चोटी पर फिर से चढ़ गया, ताकि चारों ओर का व्यापक निरीक्षण कर सके। सच ये है कि उसका ध्यान न तो काव्यात्मक कोर्सिका द्वीप ने खींचा, जिस पर वह लगभग अलग-अलग घरों को देख सकता था, न उससे आगे स्थित लगभग अज्ञात सार्डिनिया ने, न एल्बा द्वीप ने, जिसकी स्मृतियां भव्य थीं, और न ही क्षितिज पर मुश्किल से दिखने वाली उस रेखा ने, जिस पर नाविक की प्रशिक्षित दृष्टि गर्वीले जनुआ और व्यस्त लेघोर्न की उपस्थिति को भांप सकती थी। नहीं, उसकी दृष्टि उस ब्रिक पर थी जो भोर में निकल चुकी थी, और उस टाटन पर जिसने अभी अभी पाल ताने थे। पहला बोनीफाचियो की जलड मरुमध्य में ओझल होने वाला था, जबकि दूसरा विपरीत दिशा में यात्रा करता हुआ कोर्सिका के चारों ओर घूमने की तैयारी कर रहा था। इस दृश्य ने एडमोंड को आश्वस्त किया। तब उसने अपने निकटवर्ती परिवेश को देखना आरंभ किया। वह इस शंखवाकार द्वीप के सर्वोच्च बिंदु पर था, मानो एक विशाल आधार पर खड़ी एक पतली प्रतिमा। उसके नीचे कोई प्राणी नहीं, उसके चारों ओर कोई जहाज नहीं, केवल नीला समुद्र, जो द्वीप की नींवों को घेरे हुए था और उसे चांदी की अनंत ध्वनि से घेर रहा था। वह शीघ्रता से नीचे उतरा, पर सावधानी के साथ, इस गहरे भय से कि ऐसे क्षण में कहीं उसे वही वास्तविक दुर्घटना न हो जाए, जिसका उसने इतनी चतुराई और सफलता से अभिनय किया था। जैसा कि कहा गया है, दांतेस चट्टानों पर बने खांचों का अनुसरण करते हुए लौट आया था, और उसने देखा था कि मार्ग एक प्रकार की छोटी खाड़ी की ओर ले जाता है, जो प्राचीन निम्फ के स्नान स्थल की भांति छिपी हुई थी। पर उसका प्रवेश इतना चौड़ा और उसका मध्य इतना गहरा था कि एक छोटी नाव, जैसे स्पैरोनारा, उसमें फिसल कर आ सके और छिपी रह सके। इसीलिए उस प्रेरक तर्क के सहारे, जिससे उसने अब्बे फरिया के हाथों में धागे को संभावनाओं की भूलभुलैया में मन को इतनी कुशलता से मार्गदर्शन करते देखा था, उसने यह निष्कर्ष निकाला कि कार्डिनल स्पादा, जिन्हें दिखना नहीं था, इसी खाड़ी में उतरे होंगे, अपनी छोटी नाव छिपाई होगी, खांचों द्वारा अंकित मार्ग का अनुसरण किया होगा, और इस पगडंडी के अंत में अपना खजाना गाड़ दिया होगा। इसी अनुमान के परिणामस्वरूप दांतेस फिर उस गोल चट्टान के पास लौटा। केवल एक बात एडमोंड को खटक रही थी और इस तर्क श्रृंखला को बाधित कर रही थी। इतनी भारी, शायद 5 या 6 हजार वजन वाली, इस चट्टान को बिना अत्यधिक बल लगाए उस आधार पर कोई कैसे रख सकता था जिस पर वह खड़ी थी? अचानक दांतेस के मन में एक विचार आया। उठाई नहीं गई होगी, उसने सोचा, बल्कि ऊपर से नीचे लाई गई होगी, और वह चट्टान के ऊपर चढ़ गया, ये देखने के लिए कि वह पहले कहाँ स्थित रही होगी। वास्तव में उसने देखा कि वहां एक हल्की ढलान बनाई गई थी, और चट्टान अपने ही आधार पर फिसलती हुई आकर रुक गई थी। एक दूसरी चट्टान, साधारण निर्माण पत्थर जितनी बड़ी, पच्चर के रूप में प्रयुक्त हुई थी। हस्तक्षेप को छिपाने के लिए पत्थरों और कंकड़ों को सावधानी से हटाया गया था, और इस प्रकार की छोटी शुष्क पत्थर की दीवार को मिट्टी से ढक दिया गया था। वहां घास उगाई थी,
काई फैल गई थी। मर्टल और मास्टिक के कुछ बीज उस पर गिर गए थे और पुरानी चट्टान ऐसी प्रतीत होती थी मानो वह धरती से सोल्डर की गई हो। दांतेस ने सावधानी से मिट्टी हटाई और उस कार्य की सारी चतुराई को पहचाना, या उसे ऐसा लगा कि वह पहचान रहा है। फिर उसने अपनी गैंती से उस अस्थायी दीवार पर प्रहार करना शुरू किया जिसे समय ने मजबूती से जमा दिया था। 10 मिनट के परिश्रम के बाद दीवार ढह गई और इतना बड़ा छेद बन गया कि उसमें से उसकी बाह भीतर जा सके। दांतेस गया और सबसे मजबूत जैतून का वृक्ष काटा जो उसे मिल सका। उसकी डालियां हटा दी, उसे छेद में डालकर उसे एक लीवर की तरह उपयोग किया। पर चट्टान इतनी भारी और नीचे की चट्टान में इतनी मजबूती से फंसी हुई थी कि किसी भी मानवीय शक्ति से, यहाँ तक कि हरक्यूलिस की शक्ति से भी, उसे हिलाया नहीं जा सकता था। इसलिए दांतेस ने निश्चय किया कि स्वयं पत्थर पर ही आक्रमण करना होगा। पर कैसे? वह एक व्याकुल व्यक्ति की तरह चारों ओर देखने लगा और उसकी दृष्टि उस मफलोन के सींग पर पड़ी जो बारूद से भरा था और जिसे उसका मित्र याकोपो उसके लिए छोड़ गया था। वह मुस्कुराया। यह नरकीय आविष्कार उसके लिए काम करेगा। अपनी गैंती से दांतेस ने ऊपर की चट्टान और जिस पर वह टिकी थी उसके बीच एक सुरंग खोदी, वैसी ही जैसी खदानें खोदने वाले परिश्रम बचाने के लिए बनाते हैं। फिर उसमें बारूद भर दिया और अंत में अपने रुमाल को पट्टियों में फाड़कर उन्हें शोरा में लपेटते हुए उसने एक फ्यूज तैयार किया। फ्यूज में आग लगाने के बाद दांतेस पीछे हट गया। शीघ्र ही विस्फोट हुआ। ऊपर की चट्टान एक क्षण के लिए उस अगणनीय शक्ति से उठ गई और नीचे वाली चट्टान चूर चूर हो गई। उस छोटे से छेद से जिसे दांतेस ने सबसे पहले बनाया था, फड़फड़ाते कीड़ों का एक झुंड बाहर निकल आया और एक विशाल घास सर्प, इस रहस्यमय मार्ग का प्रहरी, अपनी नीली सी कुंडलियों को लपेटता हुआ लुढ़क गया और अदृश्य हो गया। दांतेस आगे बढ़ा। ऊपरी चट्टान जिसके सहारे के लिए अब कुछ न था, हवा में संतुलित हो गई थी। निडर अन्वेषक उसके चारों ओर घूमता रहा, सबसे अस्थिर बिंदु चुना, अपनी लीवर को उसकी दरारों में जमाया और सिसिफस की भांति अपनी पूरी शक्ति से धक्का लगाया। विस्फोट से पहले ही हिल चुकी वह कांप उठी। दांतेस ने अपना परिश्रम बढ़ाया। वह उन टाइटनों में से एक सा प्रतीत हो रहा था जो पर्वत उठाकर देवताओं के स्वामी पर फेंकते हैं। अंततः चट्टान ने हार मान ली, लुढ़की, उछली, टकराई और समुद्र में विलीन हो गई। जहां वह थी वहां अब एक गोलाकार स्थान दिखाई दे रहा था जिसके मध्य में एक चौकोर फर्श पत्थर के बीच लोहे की एक अंगूठी जड़ी हुई थी। दांतेस ने आनंद और विस्मय की पुकार लगाई। कोई भी प्रथम प्रयास कभी इतने भव्य परिणाम से मुकुटित नहीं हुआ था। वह आगे बढ़ना चाहता था पर उसके पैर इतने कांप रहे थे और हृदय इतनी तीव्रता से धड़क रहा था कि उसकी आंखों के सामने एक जलता हुआ बादल सा छा गया और उसे रुकना पड़ा। वह केवल एक क्षण के लिए रुका। फिर उसने अंगूठी में अपनी लीवर डाली और उठाया। पत्थर, जो अब जकड़ा नहीं था, खुल गया और एक प्रकार की सीढ़ी प्रकट हुई जो गुफा के क्रमशः गहरे होते अंधकार में तीव्र ढाल के साथ नीचे उतरती थी। कोई और होता तो आनंद से चिल्लाता हुआ उसमें दौड़ पड़ता। दांतेस रुक गया और संदेह से भरकर पीला पड़ गया। चलो, पुरुष बनो, उसने सोचा। हम विपत्तियों के अभ्यस्त हैं, किसी तुच्छ निराशा से कुचल न जाए, नहीं तो मैंने व्यर्थ कष्ट सहे होंगे। जब आशा की उष्ण श्वास में हृदय अत्यधिक फूल जाता है और फिर शीतल यथार्थ में बंद हो जाता है तो वह टूट जाता है। फारिया स्वप्न देख रहा था। कार्डिनल स्पादा ने इस गुफा में कुछ नहीं गाड़ा। संभव है वह यहाँ आया ही ना हो, या यदि आया भी हो तो सेजारे बोर्जिया, वह निडर साहसी, वह अंधेरा और अथक लुटेरा, उसके बाद आया, उसके निशान पाए, उन्हीं संकेतों का अनुसरण किया जो मैंने किए। इस पत्थर को मेरी ही तरह उठाया और मुझसे पहले नीचे उतर गया, पीछे कुछ भी न छोड़ते हुए। एक क्षण तक वह वहीं खड़ा रहा, चिंतनशील और निश्चल, उस प्रवेश की ओर ताकता हुआ जो अंधकार में विलीन हो रहा था। खैर, अब जब मैं किसी आशा पर निर्भर नहीं हूं,
अब जब मैंने यह निश्चय कर लिया है कि किसी भी आशा से चिपके रहना निरर्थक है, तो आगे जो होगा वह केवल मेरी जिज्ञासा को तृप्त करेगा और कुछ नहीं। फिर भी वह विचारमग्न और स्थिर ही रहा। हाँ, हाँ, यह उस राजसी डाकू के जीवन के क्यारोस्क्यूरो में जोड़ने योग्य एक और साहसिक घटना है। उन विचित्र प्रसंगों के जाल में एक धागा जिनसे उसके अस्तित्व का चितकबरा वस्त्र बुना गया। यह अद्भुत घटना अनिवार्यतः शेष घटनाओं से जुड़ी रही होगी। हाँ, बोर्जिया किसी रात यहाँ आया होगा, एक हाथ में दहकती मशाल और दूसरे में तलवार लिए, जबकि 20 गज दूर, शायद उसी चट्टान के पाद में, उसके दो गुर्गे अंधेरे और धमकी भरे धरती, आकाश और समुद्र को टटोल रहे होंगे। और उनका स्वामी आगे बढ़ रहा होगा, जैसे मैं बढ़ूंगा, अपने भयानक ज्वलंत हाथ से अंधकार को चीरता हुआ। हाँ, पर उसने उन लोगों के साथ क्या किया होगा जिन्हें उसने इस प्रकार अपना रहस्य दिखाया? दांतेस ने सोचा। वही जो किया गया था। दांतेस ने मुस्कुराते हुए स्वयं को उत्तर दिया। उनके साथ जिन्होंने अलारिक को दफनाया था, उन्हें भी दफना दिया गया। फिर भी यदि वह आया होता, दांतेस ने आगे कहा, तो वह खजाना पा लेता और उसे हटा लेता। बोर्जिया, वह व्यक्ति जिसने इटली की तुलना उस आर्टिचोक से की थी, जिसे वह पत्ती पत्ती खाता गया, समय के मूल्य को बहुत भली भांति जानता था कि वह अपना समय इस चट्टान को फिर उसके आधार पर रखने में व्यर्थ करता। चलो। और वह नीचे उतर गया, संदेह भरी मुस्कान के साथ, मानव बुद्धि के अंतिम शब्द को बुदबुदाते हुए। शायद जिस घोर अंधकार और घनी दुर्गंधयुक्त वायु की उसने अपेक्षा की थी, उसके स्थान पर दांतेस ने एक कोमल आलोक देखा जो नीले से दिन के उजाले में बिखर रहा था। हवा और प्रकाश केवल उस उद्घाटन से ही नहीं आ रहे थे जिसे उसने अभी बनाया था, बल्कि चट्टानों की उन दरारों से भी जो सतह से अदृश्य थीं। उनके पार आकाश का नीला रंग और उसके विरुद्ध हरे ओक वृक्षों की कांपती शाखाएं दिखाई देती थीं, जिनके नीचे कांटेदार झाड़ियों का उलझा हुआ जाल था। इस गुफा में कुछ क्षण बिताने के बाद, जहां वायु सीलन भरी नहीं बल्कि गर्म थी और बासी नहीं बल्कि मधुर सुगंधित थी, और जिसका तापमान द्वीप के ताप से वैसा ही संबंध रखता था जैसा नीला प्रकाश सूर्य से, दांते इस गुफा की दूरस्थ गहराइयों तक देख सका, क्योंकि उसकी दृष्टि, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, अंधकार की अभ्यस्त थी। दीवारें ग्रेनाइट की थीं, बिंदुओं और मुखों से सजी हुई, ऐसी कि वे हीरों की भांति चमक रही थीं। हाय, एडमोंड ने मुस्कुराते हुए सोचा, निश्चय ही यही वे खजाने होंगे जिन्हें कार्डिनल पीछे छोड़ गया। अच्छे अब्बे ने जब इन चमकती दीवारों को देखा होगा, तो निस्संदेह उसकी ऊंची आशाएं और दृढ़ हो गई होंगी। पर दांतेस को वसीयत के वे सटीक शब्द स्मरण आ गए जिन्हें वह कंठस्थ जानता था। दूसरे उद्घाटन के सबसे दूरस्थ कोण में वह अभी केवल पहली गुफा तक पहुंचा था। अब उसे दूसरी के प्रवेश की खोज करनी थी। वह अपनी स्थिति का अनुमान लगाने लगा। दूसरी गुफा स्वाभाविक रूप से द्वीप के केंद्र की ओर बढ़नी चाहिए थी। उसने चट्टानों के आधार को ध्यान से देखा और उस दीवार पर थपथपाया जिसमें उसके विचार से सुरक्षा कारणों से छिपाया गया उद्घाटन होना चाहिए था। कुछ क्षण तक गैंती चट्टान से टकराकर एक सपाट ध्वनि लौटाती रही, जिसकी ठोसता दांते इसके माथे पर पसीना ले आई। अंततः उस धैर्यशील खनिक को लगा कि ग्रेनाइट की दीवार का एक भाग उसकी जांच का उत्तर कुछ अधिक घोल और गहरे प्रतिध्वनि के साथ दे रहा है। उसने उसे सावधानी से देखा और एक बंदी की सहज प्रवृत्ति से वह पहचान लिया जिसे कोई और चूक सकता था। यहां अवश्य ही कोई उद्घाटन होना चाहिए। फिर भी व्यर्थ परिश्रम से बचने के लिए, क्योंकि उसने भी सेजारे बोर्जिया की भांति समय के मूल्य को सीख लिया था, उसने अपनी गैंती से अन्य दीवारों पर भी चोट की, बंदूक के कुंदे से जमीन को परखा और कुछ संदिग्ध स्थानों से रेत हटाई। और जब कुछ न मिला, तो वह फिर उसी दीवार के भाग के पास लौट आया जिसने उसे उत्साहजनक ध्वनि दी थी। उसने उसे अधिक बल से फिर मारा। तभी उसने एक विचित्र बात देखी।
जैसे ही वह प्रहार करता, एक प्रकार की बाहरी परत उस पलस्तर की तरह जो भित्तिचित्र बनाने से पहले दीवारों पर चढ़ाया जाता है, टूटकर पपड़ियों में गिरने लगी और नीचे एक सफेद मुलायम पत्थर प्रकट हुआ, साधारण निर्माण पत्थर जैसा। चट्टानों के उद्घाटन को भिन्न प्रकार के पत्थर से बंद किया गया था और उस पर यह पलस्तर फैलाया गया था। फिर ग्रेनाइट के रंग और चमक की नकल में रंग दिया गया था। दांतेस ने गैंती की नुकीली धार से उस सतह पर प्रहार किया और वह लगभग 1 इंच भीतर धंस गई। यही वह स्थान था जहां उसे खुदाई करनी थी। मानव शरीर के एक रहस्यमय गुण के कारण जितना अधिक इस बढ़ते प्रमाण से दांतेस को आश्वस्त होना चाहिए था कि फारिया ने भूल नहीं की थी, उतना ही उसका हृदय संदेह और यहाँ तक कि हतोत्साह से भरता जा रहा था। यह नया प्रयोग, जो उसे नई शक्ति देनी चाहिए थी, उसके पास जो थोड़ा बहुत शेष था, वही छीन ले गया। गैंती उसके हाथों से लगभग फिसलती हुई जमीन की ओर गिर गई। उसने उसे रख दिया, माथा पोंछा और बाहर उजाले में लौट आया, स्वयं से यह कहते हुए कि वह यह देखने के लिए जा रहा है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा, पर वास्तव में इसलिए कि उसे हवा चाहिए थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह मूर्छित हो जाएगा। द्वीप सुनसान था और सूर्य अपने मध्याह्न पर मानो अपनी ज्वलंत आंख से नीचे देख रहा हो। दूर छोटी मछली पकड़ने वाली नावें नीलम नीले समुद्र पर अपने पंख फैलाए हुए थीं। दांतेस ने अब तक कुछ भी नहीं खाया था, पर ऐसे क्षण में भोजन पर समय नष्ट करने की वह कल्पना भी नहीं कर सका। उसने रम का एक घूंट लिया और नई स्फूर्ति के साथ गुफा में लौट आया। जो गैंती अभी भारी लग रही थी, वह फिर हल्की हो गई थी और वह उसे पंख की तरह उठाकर उत्साह से काम में जुट गया। कुछ ही प्रहारों के बाद उसने देखा कि पत्थर जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि केवल एक दूसरे पर रखे गए थे और उस पलस्तर से ढंके थे जिसका उल्लेख किया गया है। उसने गैंती की नोक उनके बीच की दरार में डाली और दंड पर अपना भार डाला और यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि पत्थर उसके पैरों के पास गिर पड़ा। इसके बाद उसे केवल गैंती के फलक से प्रत्येक पत्थर को अपनी ओर खींचना था और वे एक एक करके पहले के पास गिरते चले गए। जैसे ही उद्घाटन बना, वह भीतर जा सकता था, पर कुछ मिनटों की देरी से उसने निश्चितता को टाल दिया और आशा से चिपका रहा। अंततः अंतिम क्षण के संकोच के बाद दांतेस पहली गुफा से दूसरी में प्रवेश कर गया। वह पहली से अधिक नीची, अधिक अंधेरी और अधिक भयावह थी। वायु, जो केवल उसी उद्घाटन से भीतर आ रही थी जिसे उसने अब भी बनाया था, उस सीलन भरी गंध से भरी थी जिसे वह पहली गुफा में न पाकर आश्चर्यचकित हुआ था। भीतर जाने से पहले उसने बाहर की हवा को, इस मृत वातावरण को ताजा करने का समय दिया। उद्घाटन के बाईं ओर एक गहरा अंधकारमय कोना था। यद्यपि जैसा कि कहा गया है, दांतेस की आंखों के लिए अंधकार नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उसने दूसरी गुफा में झांका। वह पहली जितनी ही खाली थी। यदि कोई खजाना था, तो वह इसी अंधेरे कोने में गड़ा हुआ था। वह पीड़ादायक क्षण आ चुका था। खुदाई के लिए केवल 2 फुट मिट्टी थी। यही उसके लिए परम आनंद की छोटी और निराशा की गहराई के बीच शेष दूरी थी। वह उस कोने की ओर गया और मानो किसी अचानक दृढ़ निश्चय से प्रेरित होकर निर्भीकता से मिट्टी पर प्रहार करने लगा। गैंती के 5वें या 6ठे वार पर लोहे से लोहे की टंकार सुनाई दी। किसी भी शोकपूर्ण घंटानाद या गूंजती मृत्यु घंटी ने सुनने वाले पर इतना प्रभाव कभी नहीं डाला होगा। यदि दांतेस को कुछ न मिला होता, तो भी वह इससे अधिक पीला न पड़ता। उसने उसी स्थान पर फिर खुदाई की और वही प्रतिरोध मिला, पर वही ध्वनि नहीं। यह लोहे से बंधा लकड़ी का संदूक है, उसने कहा। उसी क्षण उजाले पर एक छाया तीव्रता से गुजर गई। दांतेस ने गैंती गिरा दी, बंदूक थामी, छेद से लौटता हुआ बाहर की रोशनी में दौड़ पड़ा। एक जंगली बकरी गुफाओं के मुख्य प्रवेश के ऊपर से छलांग लगा चुकी थी और कुछ गज दूर चल रही थी। यह उसके भोजन की व्यवस्था का अच्छा अवसर था, पर दांतेस को भय था कि गोली की आवाज किसी का ध्यान आकर्षित कर सकती है। उसने एक क्षण सोचा, फिर राल युक्त वृक्ष की एक डाल काटी।
उसे उस अब भी सुलगती आग से जलाया जहां तस्करों ने अपना भोजन पकाया था, और उस मशाल के साथ लौट आया। वह जो देखने वाला था, उसका एक भी विवरण चूकना नहीं चाहता था। उसने मशाल को उस खुरदरे गड्ढे के पास झुकाया जिसे उसने बनाना शुरू किया था, और यह पुष्टि की कि वह गलत नहीं था। उसके प्रहार बारी-बारी से लोहे और लकड़ी पर पड़ रहे थे। उसने मशाल को जमीन में गाड़ दिया और फिर से काम में जुट गया। शीघ्र ही उसने लगभग 3 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा क्षेत्र साफ कर लिया, और एक ओक का संदूक दिखाई दिया जो कुत्थित लोहे से बंधा हुआ था। ढक्कन के मध्य एक रजत पट्टिका पर, जिसे मिट्टी ने तनिक भी मलिन नहीं किया था, स्पादा वंश का चिन्ह चमक रहा था। एक अंडाकार ढाल, क्योंकि इतालवी ढालें उसी आकार की होती हैं, पर लंबवत रखी हुई तलवार, और उसके ऊपर एक कार्डिनल की टोपी। दांतेस ने उसे तुरंत पहचान लिया। फारिया उसे यह चिन्ह अनेक बार बनाकर दिखाया करता था। अब किसी प्रकार का संदेह शेष न रहा। यही वह खजाना था। इस स्थान पर किसी ने भी खाली संदूक छिपाने के लिए इतनी सावधानियां नहीं बरती होती। क्षण भर में उसने संदूक के चारों ओर की मिट्टी साफ कर दी, और क्रमशः बीच में स्थित ताला, दो ताले के बीच, और दोनों सिरों पर लगे हत्थे उजागर हो गए। पूरा काम उस युग की शैली में उकेरा और गढ़ा गया था, जब कला सबसे निकृष्ट धातुओं को भी बहुमूल्य बना देती थी। तांतेस ने हत्थों से संदूक उठाने का प्रयास किया। यह असंभव था। उसने उसे खोलने की चेष्टा की। ताला और ताले बंद थे, और ये विश्वसनीय प्रहरी अपने खजाने को छोड़ना नहीं चाहते थे। अंततः उसने गैंती का सिरा संदूक और उसके ढक्कन के बीच लगाया और दंड पर दबाव डाला। ढक्कन कराह उठा, फिर टूट गया। तख्तों के बीच एक चौड़ा अंतर खुल गया, जिससे लोहे की बांधनियां अनावश्यक हो गईं। वे भी गिर पड़ी, यद्यपि अपनी जिद्दी उंगलियों से तख्तों के टुकड़ों को अब भी थामे हुए। संदूक खुल चुका था। दांतेस को चक्कर सा आया। उसने अपनी बंदूक ली, उसे भरा और अपने पास रख दी। पहले उसने आंखें मूंद लीं, जैसे बच्चे करते हैं जब वे अपनी कल्पना के झिलमिलाते अंधकार में स्थिर आकाश की तुलना में अधिक तारे गिनना चाहते हैं। फिर उसने आंखें खोलीं और चकाचौंध से भर उठा। संदूक 3 खानों में विभाजित था। पहले में स्वर्ण एक्यू थे, उग्र दीप्ति के साथ चमकते हुए। दूसरे में बिना तराशे सिल्ले थे, सलीके से सजे हुए, जिनमें सोने जैसा कुछ नहीं था सिवाय सोने के भार और मूल्य के। अंततः तीसरे खाने में, जो आधा भरा था, एडमोंड ने अपना हाथ हीरों, मोतियों और माणिकों की मुट्ठियों में डाला। फिर उन्हें झिलमिलाते फव्वारे की तरह गिरने दिया, जिनसे खिड़की के शीशे पर ओलों के पड़ने जैसी ध्वनि निकली। सोने और रत्नों को छूकर, महसूस करके और अपनी कांपती हथेलियों से उनमें डूबकर एडमोंड उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त आनंद के साथ गुफाओं में दौड़ पड़ा, मानो पागलपन की कगार पर खड़ा कोई मनुष्य हो। वह एक चट्टान पर कूद गया जहां से समुद्र दिखाई देता था, पर उसे कुछ भी न दिखा। वह अकेला था, पूरी तरह अकेला, इस अथाह, अकल्पनीय, अद्भुत संपत्ति के साथ। और वह उसी की थी। पर क्या वह सो रहा था या जाग रहा था? क्या वह स्वप्न के भीतर था या वास्तविकता से जूझ रहा था? उसे अपना सोना फिर देखना था, पर उसे लगा कि उस क्षण उसमें उसे दूसरी बार देखने की शक्ति नहीं होगी। कुछ देर तक उसने दोनों हाथों से अपने सिर का शीर्ष कसकर थामे रखा, मानो अपनी बुद्धि को थामे रखना चाहता हो। फिर वह द्वीप के आर पार निकल पड़ा, न केवल पगडंडी से हटकर। मोंटे क्रिस्तो पर कोई पगडंडी है ही नहीं, बल्कि पूरी तरह लक्ष्यहीन। अपने चीत्कारों और हाव भाव से पर्वतीय बकरियों और समुद्री पक्षियों को भयभीत करता हुआ। फिर एक घुमावदार मार्ग से लौटकर, अभी भी संदेह में, वह पहली और दूसरी गुफा से होता हुआ फिर उसी स्वर्ण और हीरों की खान के सामने आ खड़ा हुआ। इस बार वह घुटनों के बल गिर पड़ा, दोनों हाथों को अपने धड़कते हृदय से झटके में चिपकाए हुए, और एक ऐसी प्रार्थना बुदबुदाई जिसे केवल ईश्वर ही समझ सकते थे। कुछ देर बाद उसे शांति मिली, और साथ ही अधिक आनंद भी, क्योंकि उसी क्षण से उसने अपने सुख पर विश्वास करना आरंभ किया। तब उसने अपनी संपत्ति गिननी शुरू की।
वहां 1,000 स्वर्ण सिल्ले थे, प्रत्येक 2 या 3 पाउंड का। इनके पास उसने 25,000 स्वर्ण एकयू रखे, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य आज की मुद्रा में लगभग 24 फ्रॉक का होगा, और जिन पर पोप अलेक्जेंडर षष्ठम या उनके पूर्ववर्तियों का मुख अंकित था। और उसने देखा कि वह खाना केवल आधा ही खाली हुआ था। अंत में उसने मोतियों, बहुमूल्य रत्नों और हीरों में अपनी जुड़ी हुई हथेलियों की क्षमता के 10 गुना परिमाण को मापा। इनमें से अनेक उस युग के श्रेष्ठ सुनारों द्वारा जड़े गए थे, जिससे उनके अंतर्निहित मूल्य के ऊपर बहुत अतिरिक्त मूल्य जुड़ गया था। उसने सूर्य को डूबते और दिन के उजाले को धीरे धीरे म्लान होते देखा। उसे भय हुआ कि यदि वह गुफा में ठहरा रहा तो कोई उसे चौंका सकता है, इसलिए वह बंदूक हाथ में लेकर बाहर आ गया। उसका रात्रि भोजन जहाजी बिस्कुट का एक टुकड़ा और मदिरा के कुछ घूंट थे। फिर उसने पत्थर को वापस रखा और उसी पर लेट गया। कुछ घंटों के लिए सोया, उसका शरीर गुफा के प्रवेश को ढंके हुए। यह रात भयावह भी थी और मधुर भी। ऐसी रात जैसी प्रबल भावनाओं वाले इस मनुष्य ने अपने जीवन में केवल 1-2 बार ही अनुभव की थी।